जब हम हर कार्य के लिए मांगलिक की बात करते हैं, मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं, मंगल हमारा बली हो जाए, आर्म फोर्सेस की आप बात करें, पुलिस की बात करें, बिना मंगल के बल के बिना कैसे हो सकता है। अब 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि मंगल एक ही जगह स्थिर होकर बैठ जाएगा? नहीं, 12 राशियों में वो गोचर कर रहा है। इस बहाने से होता क्या, जैसे ही कई माँ बाप से मिलता हूँ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उनके रिश्ते की जब भी बात होती है, आदमी बोलता तो सत्य ही है, वो पहले ही बोल देता भैया देख लो हमारा बेटा या बेटी मांगलिक है। वो सुनते अगले ना तो कुंडली मिलाते हैं ना कुछ, बस वहीं से कैंसिल कर देते हैं रास्ता। बड़ी मज़े की बात है कि उनमें ये नासमझी है कि वो ये नहीं जानते मांगलिक दोष भंग भी होता है और कहाँ सर्वाधिक विवाह के लिए मांगलिक का देखना आवश्यक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आपने एक प्रश्न भी पूछा, क्या मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। खाली मंगल ही कारक नहीं है, नवग्रह हैं। पत्रिका में विवाह के लिए बृहस्पति का बलि होना आवश्यक है, शुक्र का बलि होना आवश्यक है। यहाँ पर आपके साथ में शनि का योगदान है, क्योंकि समाज के बिना आपका परिवार नहीं है। अब शुक्र खराब है, नीचस्थ है और बैठा हुआ है द्वादश भाव में, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब मांगलिक क्या कर लेगा उसमें? आचार्य जेपी सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम में। आज का हमारा जो विषय है, आज एक सबसे बड़ी एक समस्या हो गई है, यानी कि मांगलिक दोष। वैसे भी आजकल विवाह को लेकर बड़ी चिंताएं होती हैं, बड़ा मंथन होता है, और ऊपर से जब जन्म कुंडली में मांगलिक दोष आ जाए तो बड़ी विडंबना होती है। और इस पर अनेकों बार शोध हो चुके हैं, वीडियो आ चुके हैं, अनेकों आचार्य इस पर मंथन करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है, इस पर जितना भी मंथन करो कम ही पड़ता है, क्योंकि हर बार कोई नया योग आ जाता है। मंगल के ऊपर आपने जो बात कही, खासतौर मांगलिक दोष की बात आपने कही, तो मैं उस चीज़ के लिए आपको एक बात कह दूं, मांगलिक दोष नहीं है। ओह, मैं मांगलिक को दोष नहीं मानता, मैं योग मानता हूँ। जब हम हर कार्य के लिए मांगलिक की बात करते हैं, मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं, मंगल हमारा बली हो जाए, आर्म फोर्सेस की आप बात करें, पुलिस की बात करें, बिना मंगल के बल के बिना कैसे हो सकता है? तो मंगल दोष तो नहीं है। तो फिर ये इतना डर क्यों है? जैसे ही जन्म कुंडली, और आजकल एक चीज़ आपके सामने भी आ रही है, तकरीबन जितनी जन्म कुंडली आती हैं पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा मांगलिक निकल के आ रहा है, दोष का हो योग का हो। नहीं, तो पहले के माध्यम आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, ज्यों ज्यों हमारी समझ बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों हम सक्रिय होते जाएंगे ज्योतिष के साथ, नॉलेज बढ़ती जाएगी। अब देखिए, आज की तारीख में टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ रही है। जी। और मैं उस जागरूकता को ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ यही है कि जी वो कहीं ना कहीं भ्रांति फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं। शुरुआती दौर में होता है कि आदमी को डर लगता है। जी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जब व्यक्ति ने लोहे का आविष्कार किया था तो उसने सबसे पहले क्या है, उठाकर तलवार बनाई थी या भाला बनाया था, उसने चाकू बनाया था या उसने ऐसा औजार बनाया जिससे वो शिकार कर सके। तो निश्चित तौर पे उससे भय उत्पन्न होता है। तो सोशल मीडिया भी उसी तरह से है, आज उस आविष्कार की तरफ बढ़ रहा है जहाँ वो कुछ ना कुछ नया दे रहा है, पर वो सही डायरेक्शन में जाए, सही ज्ञान दे सके, सही मार्गदर्शन दे सके, अभी उतनी उसके पास समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कई ऐसे व्यक्ति भी जो हैं अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रांतियाँ फैला देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि मंगल या राहु या कोई भी ग्रह हमारे लिए पीड़ित करने के लिए है। बिना मांगलिक के, देखिए, अगर आप सबसे पहली गणना तो ये समझ लीजिए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन भावों में जब जब मंगल होगा तब तक मांगलिक व्यक्ति होगा। अब 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि मंगल एक ही जगह स्थिर होकर बैठ जाएगा? नहीं, 12 राशियों में वो गोचर कर रहा है, 12 भावों में वो गोचर कर रहा है। तो जब जब वो लग्न चेंज होगा और वो चतुर्थ में आएगा, सप्तम में आएगा, अष्टम में आएगा, द्वादश में आएगा, तो बच्चा जो पैदा होगा वो मांगलिक होगा। तो यानी हम औसतन मान के चलें, दिन में 80% बच्चे जो हैं वो मांगलिक पैदा हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मांगलिक एक श्राप हो गया? वही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये आज हमें ना इस कार्यक्रम में भ्रम और डर को निकालना है, क्योंकि एक सत्य जानना एक बहुत बड़ी है, यानी कि एक सही शास्त्र की सहमति। क्योंकि लोग कुछ भी कह देते हैं, और आजकल इस बहाने से होता क्या है, जैसे ही कई माँ बाप से मिलता हूँ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उनके रिश्ते की जब भी बात होती है, आदमी बोलता तो सत्य ही है, वो पहले ही बोल देता भैया देख लो हमारा बेटा या बेटी मांगलिक है। वो सुनते अगले ना तो कुंडली मिलाते हैं ना कुछ, बस वहीं से कैंसिल कर देते हैं रास्ता, मतलब देखने भी नहीं आते हैं। ठीक बात कही कि लोग
डर के मारे खुद ही कह देते हैं, इससे पहले कोई और उलाहना दे, वो खुद ही कह देते हैं हमारा बच्चा मांगलिक है। पर बड़ी मज़े की बात है कि उनमें ये नासमझी है कि वो ये नहीं जानते मांगलिक दोष भंग भी होता है और कहाँ सर्वाधिक विवाह के लिए मांगलिक का देखना आवश्यक है। जैसे चौथे मंगल बैठा है तो हमें विवाह की चिंता नहीं करनी है उससे में। अच्छा, अगर द्वादश में मंगल बैठा है तो उससे विवाह का संदर्भ नहीं है हमारा सिर्फ सबसे ज़्यादा जो स्थिति हमारी ख़राब होती है जब सप्तम भाव यानी कि विवाह का स्थान है जहाँ से विवाह की गणना करी जा रही है, अगर वहाँ मंगल बैठा हुआ है तो हमें उस मंगल को देखना है जो सप्तम भाव में बैठा है। एक बार आचार्य जी मैं इस बात को अपने दर्शकों के लिए फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा कि कहाँ देखना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर कुंडली आजकल आम आदमी सब जानने लगे, तो कम से कम उनकी एक चिंता खत्म हो जाए कि कहाँ से हमें देखना है। एक बार इस बात को देखिए, खास तौर पे देखिए मांगलिक को विवाहिक जीवन के लिए देखिए सब मेन मैं बार बार अंडरलाइन कर दूं इस लाइन को कि विवाहिक जीवन के लिए मंगल का सप्तम में होना घातक है। अगर वहाँ बैठा है तो उसके साथ भी गणनाएं हमें देखनी है। क्या उस मंगल के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, क्या उस मंगल के साथ में राहु बैठे हैं, क्योंकि दोष भंग भी करता है। अगर स्वराशि मंगल होगा तो मंगल दोष भंग कर देगा। अच्छा, ये भी देखना आवश्यक है। अगर मंगल पत्रिका में अस्त है, अब मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि ग्रह अस्त और उदय की हम बात करते हैं, अक्सर सुनते हैं पर हम इस चीज़ को जानते नहीं हैं। एक ग्रह की 30 डिग्री होती हैं, 1 से लेकर 30 तक की उसकी गणनाएं करी जाती हैं कि वो कितनी डिग्री पर वो ग्रह बैठा है। अगर एक ग्रह 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका ग्रह बल क्षीण हो जाता है। जैसे हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। एक ग्रह की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। तो अगर वह बाल्य अवस्था में है तो बच्चा किसी का क्या बिगाड़ लेगा, और अगर वो 5 डिग्री का है या 5 डिग्री से नीचे का है तो भी वो क्या कर लेगा, क्योंकि उस ग्रह में बल तो है नहीं। आपको दिखाई दे रहा है मांगलिक, यानी वो मरा हुआ सांप आपको दिखाई दे रहा है, वो कर कुछ नहीं सकता अब आपका। पर ये बात समझ नहीं है क्योंकि ये क्लियर नहीं किया जा रहा। मतलब इस बात के लिए आचार्य जी मैं कहता हूँ कि वो भी आगे भी बढ़ेंगे कि क्या मांगलिक से मांगलिक की शादी जरूरी है। मतलब हालांकि आप बता रहे हैं लेकिन फिर भी लेकिन ये जैसे आपने कहा है कि ये संतुष्टि कहाँ से है मन में, क्योंकि एक बात जो दिमाग में हमारे बैठ गई है कि नहीं तो मांगलिक है, फिर हम अपने बच्चे का रिश्ता, मतलब मैं भी अगर हूँ तो ये हम 10 बार सोचते हैं, तो इसको हम कैसे मनाएंगे। आपने तो बता दिया। जब तक ज्योतिषीय गणना को आप नहीं जानते तो ज्योतिषीय किसी भी प्रेडिक्शन को या किसी भी ऐसे निर्देश को आप कैसे मान सकते हैं। क्योंकि आपसे मतलब थोड़ा बात काट रहा हूँ आचार्य जी, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप एक आचार्य जी तो हैं, ये ज्योतिष बड़े अच्छे हैं, इसके साथ साथ आप समाज से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि तकरीबन क्या लोग हैं, डिग्री हाउस में किसी पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, उस विधा को तो जान लेते हैं लेकिन समाज से नहीं जुड़ते। तो आपके पास समाज का भी अनुभव, इतने अपनी लाइफ का भी, वैसे भी निजी रूप से आपके जो पहले भी चर्चाएं होती थी, तकरीबन ज्योतिषी कहते यार हम कुछ उपाय बताते हैं और आचार्य जी हैं बस एक ही बात बोलते हैं कि आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माँ बाप की सेवा करो या ये सेवा करो, अपने कर्म को सुधारो, कुछ बताते नहीं हैं। तो आप क्योंकि समाज से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो आपको अनुभव, इसलिए मैं आज खाली ज्योतिष के आधार पर नहीं, एक अपने सामाजिक स्तर पर भी मानसिकता हमारी चेंज हो मांगलिक के प्रति, इसलिए आपसे बात करा। देखिए, आप छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मैं पिछले 33 वर्षों से ज्योतिष की सेवा में हूँ और निरंतर सीख रहा हूँ। आज भी मैं एक शिष्य की तरह सीख रहा हूँ, ज्योतिष समझ रहा हूँ, क्योंकि रोज़ नई विधा सामने आते हैं, नई चीज़ निकल के आती है। पर जो जहाँ तक मैंने समझा है, किसी भी चीज़ के लिए एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं। आप मान के चलते हैं कि इसका ये कारण है, तो जब तक आपको ये नहीं पता कि क्या है, कहाँ कौन सी बॉर्डर लाइन क्रॉस करने पर क्या होता है, हमें तब तक उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं। अब रेड लाइट पे रुकना आपका कर्तव्य है, कानून का नियम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेड लाइट के अलावा भी बहुत सारी लाइट्स होती हैं। जैसे एक लाइट ब्लिंक करती रहती है ऑरेंज कलर की, जिसको हम लुक एंड गो कहते हैं। अगर मैं उसको रेड लाइट मान के रुक जाऊं तो ये मेरी मूर्खता है। अब ट्रैफिक पुलिस वाला बताने आएगा नहीं, कोई व्यक्ति मुझे कहेगा नहीं, तो ये तो मुझे कानून पता होना चाहिए कि ये सिर्फ देखो और जाओ की बात कह रहा है कि रुक के देखो। तो ज्योतिष भी यही कहता है कि मांगलिक आपको दिखाई दे रहा है कि सप्तम में मंगल है, अब लुक एंड गो। अब आपको यहाँ पर देखना है कि वो क्या योग बनाता है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। देखिए, सब ज्योतिषी नहीं हो सकते,
तो इस चीज़ के लिए बेहतर है कि आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क करें और उससे ये संपर्क करके जानें कि हाँ, क्या मेरे बच्चे की पत्रिका में मांगलिक दोष भंग होता है। कई बार तो हम बिना बात के अपने बच्चे को बदनाम किए चले जा रहे हैं मांगलिक कह कह के, और डरावा पैदा कर रहे हैं कि जी इसकी शादी तो मांगलिक से ही नहीं, हो वो एक घर से जैसा रिश्ते वाला है, एक घर से निकल के दूसरे घर में पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है ये मांगलिक है। और उस मतलब और खासकर जब रिश्ता नहीं होता तो माँ बाप पर तो बड़ी विपदा होती है कि सब कुछ काबिल है, रोजगार है, बिजनेस है, जॉब है, लेकिन फिर भी शादी नहीं होती है और दूसरा बच्चा मांगलिक मिल नहीं रहा होता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पत्रिका का अवलोकन कराकर जान सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो आपने एक प्रश्न भी पूछा, क्या मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उस दोष को भंग करने की सामने वाली पत्रिका में काबिलियत होनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे सप्तम मंगल बैठा हुआ है, अब सामने वाले की पत्रिका में सप्तम में राहु बैठा है या शनि बैठा है या सूर्य बैठा है, तो निश्चित तौर पर वह उस दोष को भंग करता है, वो काटता है। मांगलिक दोष को भंग करने के नियम क्या कहते हैं? लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल है। अब इन्हीं स्थानों पर सूर्य, राहु और शनि अगर बैठते हैं तो भी इस ग्रह को क्षीण करते हैं। अब आचार्य जी एक बात और कर लेते हैं, जैसे किन परिस्थितियों में मतलब मैं कहता हूँ कि मांगलिक से मांगलिक होना है। कई बार ये भी मतलब गलत आप बताते हैं कि ये बात सुन लिया मांगलिक है, रिश्ता कर देते भी हम भी मांगलिक हैं और सामने वाला मांगलिक, शादी कर बैठते, तो वो क्या सही है? देखिए, सही गलत का फैसला तब होगा जब आप पूरी तरह से उसको समझ लेंगे। अब ऐसी स्थिति जो सुनी सुनाई बातों की आप बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से हम रीलों के माध्यम से देखते हैं और उसको मान लेते हैं, उसमें गणनाएं नहीं करी गई हैं, उसमें हमने ये समझा नहीं है और उसका नतीजा ये होता है कि हम बाद में ज्योतिष को बदनाम करते हैं। पत्रिका मिलाई थी जी, यहाँ 28 गुण मिलते थे, फिर भी लड़ाई हो रही है, फिर भी कलेश है, वैवाहिक जीवन फिर भी खराब है। क्यों खराब है भाई? समझना है। यहाँ पर मंगल खाली मंगल ही कारक नहीं है, नवग्रह हैं। पत्रिका में विवाह के लिए बृहस्पति का बलि होना आवश्यक है, शुक्र का बलि होना आवश्यक है। यहाँ पर आपके साथ में शनि का योगदान है, क्योंकि समाज के बिना आपका परिवार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पत्रिका में देखनी चाहिए। अब शुक्र खराब है, नीचस्थ है और बैठा हुआ है द्वादश भाव में, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब मांगलिक क्या कर लेगा उसमें? आप मुझे बताइए। हमने पत्रिका का अवलोकन उस तरीके से किया ही नहीं है। मेरे पास कोई भी पत्रिका मिलाने आता है और कई बार आजकल थोड़े एडवांस लोग हो गए हैं तो कहते हैं जी 28 गुण मिलते हैं आचार्य जी, आप देख लीजिए क्या इसके बाद। यानी कि पहले पता करके आए हैं कि 28 मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल पे मिला लेते हैं आजकल लोग। अब 28 गुण तो मिला लिए हैं, आपने ग्रह मिला लिए हैं। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, वो ज्ञानी थे, प्रकांड पंडित थे। उन्होंने क्या गणनाएं निकाले, अष्टकूट के मिलान के अंदर ही उन्होंने सारा बखान दे दिया कि ये 36 गुण कैसे मिल रहे हैं। सबके सामने अंक लिखे होते हैं, इसके 6 अंक, इसके 2 अंक, इसके 8 अंक, इसके 9 अंक। अब मान लीजिए नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है, ग्रह मैत्री नहीं है, संतान उत्पत्ति में विलंब हो रहा है क्योंकि शुक्र क्षीण है, ठीक है, शुक्र कारण है शुक्राणु का, ठीक है, जिस स्पर्म रेशो कम है जो आजकल हम सुनते हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है। अब आप क्या कह देते हैं, मांगलिक है ना जी, इसलिए विवाह में दिक्कत आई, विलंब से हुआ, अब बच्चे नहीं हो रहे हैं। मंगल कहाँ से आ गया इस चीज़ के लिए? अच्छा ऐसे जी, मैं मांगलिक को लेकर एक आचार्य से चर्चा हुई थी, उन्होंने उम्र का भी हवाला दिया था कि भैया जब 30 पार कर जाता है तो ये वैसे ही क्षीण हो जाता है, क्योंकि पहले 20 और 30 के बीच में शादी होती थी, अब 30 तो वैसे ही आम शादियाँ हो रही हैं, तो मांगलिक तो आपका वैसे ही निकल गया। ये इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा और प्रमाणिक देता हूँ। हर ग्रह को आयु दी गई है, ठीक है जी। जैसे चंद्रमा के लिए एक निश्चित आयु कही गई, 11 वर्ष तक, 14 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, 18 वर्ष तक सूर्य का प्रभाव रहेगा, 28 वर्ष तक मंगल का प्रभाव रहेगा। इसका उदाहरण लीजिए, जो उद्वेग, जो ऊर्जा 28 वर्ष तक के जातक में होती है वो 30 वर्ष के बच्चे में नहीं होती है। जो मैं 30 वर्ष में या 28 वर्ष में उद्यम कर सकता था वो आज 50 वर्ष की आयु में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मंगल का बल कम हो गया है। वो मंगल के लिए जो ग्रह बल मिला हुआ था मुझे, कुदरती, जो हमारे प्रकृति ने एक नियम बनाया कि वह बल उस वक्त मिल रहा होता है उस व्यक्ति को, तो इसलिए कहा जाता है कि मंगल 28 वर्ष पे क्षीण हो जाता है, उसके बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। अब जब मंगल का प्रभाव कम हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मांगलिक का प्रभाव भी कम हो गया। पर हमने तो एक लकीर खींच ली है कि साहब मांगलिक
और मांगलिक को बदनाम कर दिया कि साहब मांगलिक होना एक श्राप है, जैसे किसी ऐसे घृणित कार्य को करके आया व्यक्ति है कि इसको तो समाज से बिल्कुल विक्षिप्त मैं करना वही है। देखते हैं ना समाज में, बस जैसे ही रिश्ता आया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बस सामने वाले ने ये कह दिया कि आप मांगलिक है, की बात बस को वहीं बीच में से मैं कोई रोक रहा बात हूं। नहीं, कोई चीत नहीं, उठ कर निकल जाएंगे। आप समाज की बात छोड़िए, हाँ। आप देखिए न्यूज़पेपर्स। हाँ मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, पेज पलटा तो वहाँ स्पेशल कॉलम मांगलिक का है। हाँ तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कैटेगरी अलग कर दी गई है। आपको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये मांगलिक जो है पूर्ण मांगलिक है और इसका दोष भंग होता ही नहीं। आप यकीन मानिए 100 में से 10% लोग होंगे जिनका मांगलिक दोष क्षीण होता ही नहीं, 10%। बस। और 90% का दोष कहीं ना कहीं भंग हो रहा होता है। मैं अपनी पत्रिका का आपको बात बताता हूँ। मेरा मंगल स्वराशि है, वृश्चिक राशि का मंगल है और चतुर्थ में बैठा है। अब ऐसी स्थिति में लोग मुझे मांगलिक मांगलिक चिल्लाते हैं और मैं उनको डंके की चोट पे कहता हूँ मांगलिक दोष क्षीण है। पर इसके साथ ही एक लाइन अंडरलाइन कर दूं कि जहाँ पे मंगल बैठा है वहाँ अपना प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, जैसे हम कहते हैं भाई प्रभाव खत्म हो जाए, लेकिन जब कोई ग्रह है तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता है, निश्चित तौर पे उसकी एनर्जी तो रहेगी कहीं ना कहीं। पर तो हमारा वो कैसे मुद्दा- प्रभाव दिखाता, मैं मुद्दा वही है जानना। वैवाहिक जीवन। हाँ हमारा मांगलिक से ये लेना देना नहीं है कि मांगलिक तंग कर रहा है, विवाहिक जीवन को क्या प्रभावित कर रहा है। हमें समझना इस वक्त ये है कि मांगलिक को विवाहिक जीवन से कैसे जोड़ा है। हमने सिर्फ विवाह के लिए ही ये क्यों बनाया कि मांगलिक का विवाह में सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिना मंगल के कोई लॉ नहीं कर सकता। अच्छा। बिना मंगल के कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस में नहीं जा सकता। बिना मंगल के पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। पर बड़ी मज़े की बात देखिए, वहाँ पे भी मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति आर्म फोर्सेस में जा रहा है, जरूरी नहीं सब बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं, ऑफिस वर्क भी तो करते हैं। बिल्कुल। तो यानी मंगल ले तो आया आर्म फोर्सेस में, पर वो इतना प्रबल नहीं था कि उसको हथियार दे। यानी कि वो बॉर्डर पे खड़ा हो, हथियार लेके हो। तो वहाँ मंगल ने सिर्फ इतना ही रोल किया कि उसको वो जॉब दिलवाई और वहाँ तक रोक दिया। अब पुलिस में भी यही स्थिति देखिए, ऑफिस वर्क करने वाले हैं, क्लरिकल जॉब करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब वो क्या है, मंगल वहाँ तक लाया, वर्दी तो पहनाई उसने, सरकारी नौकरी तो दी, पर वो यानी वो ज़्यादा प्रभाव नहीं था तो वहीं तक रोक दिया। अब आप मान लिए लॉ की बात करें, आपको बहुत सारे वकील मिलेंगे ये कहते हुए सब लॉ कर लिए पर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। क्यों? आपको वो कोट तो दिया पहनने को काला, पर उसके बाद मंगल का प्रभाव नहीं है, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो साहब नोटरी अटेस्ट करने रह जाते हैं, स्टैम्प बन के रह जाते हैं। क्यों? वो व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है, वो ग्रह का प्रभाव है। यहाँ किसी प्रोफेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उस ग्रह को देख रहे हैं कि मांगलिक क्या प्रभाव दिखाता है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी जरूर चाहिए होती है। बिल्कुल ही चाहिए। अगर हम इसको एक तरफ नकार रहे हैं तो इसके बिना भी कुछ नहीं हमारी लाइफ में। बिल्कुल नहीं। अब असर से एक चीज़ हो रहा है, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि समय लौट कर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में। अब एक तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत से कि कुंडली आपके पास भी एक एक बारीकी से दिखाते हैं, तो जब रिश्तों की बात आती है वहीं कोई एक आधा मेरे जैसा आ जाता है, अरे भाई पहले कौन सी कुंडली दिखाते थे, शादियाँ वैसे ही करते थे, दो परिवार आपस में मिले या कोई किसी परिवार को जानने वाला सामने वाले से बात की और वो शादी अच्छी निभती थी, ठीक है। अब बीच में आ गया, अब पुनः अब एक समय और आ गया वापस आचार्य जो इसके पीछे बच्चे आप आपस में सहमति से शादी कर लेते हो, ना एक दूसरे कुंडली देख रहे, वो तो बस अपने आपस के मन देख रहे हैं, शादी करें। अब मैं यहाँ आचार्य जी वो कैसे क्या उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ जान, अब उनकी शादी होने के बाद पता लग रहा है कि पहले जो शादी होती उनमें तो चलो नहीं देखते थे, कुंडली ही नहीं देखते थे, वो वैसे भी नहीं रही, मन पर कहते हैं ना कोई चीज़ नहीं निकल रही, दबी हुई तो दबी हुई। अब यहाँ तो वो बच्चे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद शायद ही कोई होगा, तब तो भाव में शादी कर ली है कि अपनी कुंडलियाँ ना दिखाते हों, शायद ही कोई होगा। अब उनमें से अगर बाई चांस कोई मांगलिक निकल आता है तो उसका उपाय क्या है, मैं आज उनके लिए भी एक समाधान निकालना चाहते हैं। 3 बातें और अब ये चीज़ें आ रही हैं, मैं आपकी 3 बातों को समझ पाया और तीनों के उत्तर देना चाहता हूँ। एक था समय जब हम ज्योतिषीय मत से चलते थे, शास्त्रों नियमानुसार चलते थे, यानी आज से 500 साल पीछे चले जाएं जी जी, कि हमारे घर में 16 संस्कार किए जाते थे और सारे रीति रिवाज निभाए जाते थे। उसके बाद हम उठा के आज से 100 साल पीछे चले जाते हैं, तो हम मानते हैं कि ऐसा समय था कि जहाँ पर रीति रिवाज तो थे पर ज्योतिषी की उतनी महत्ता खत्म हो गई थी, वो सिर्फ फेरा कराने वाले पंडित रह बस गए कर्मकांड के लिए बस। पर तब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करा करते थे।
हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कई चीज़ें बिना पत्रिका देखे बता दिया करते थे। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया दूंगा। आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, टिटीरी। जी जी। अब चित्र दिखा दीजिएगा जरा, हाँ, बीच में जरा, तो समझ में आ जाएगा। अब वैसे भी अब कोई नहीं, आपने जो वर्ड लिया बड़ा विवादित रहा है टेटेरी एक वर्ड, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हमारे जितने भी दर्शक सब जान गए, अब सब परिचित हैं आज के समय पे। इस टटीरी के लिए कहा जाता था, मुझे अपनी दादी की बात याद आ गई, इसलिए रख रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा विषय से हट रहा हूँ। ये टटीरी जब धरती पे अंडे दे दिया करती थी तो समझा जाता था कि इस बार सूखा पड़ने वाला है। हाँ। और जब वो थोड़ी सी ऊंचाई पे देती थी, जाके ऊंचा जाके देती थी, तो समझते थे अब बाढ़ आने वाली है। ये आचार्य जी हमारा प्रत्यक्ष है। जब फसल कटती थी ना, वो क्या टटीरी जो बच्चे देती है, फसल जो कटी हुई ज़मीन पर हम डाल देते हैं सूखने के लिए, मतलब उसके बाद करे उठाते, तो उसके नीचे उसके अंडे मिलते थे जी। तो जैसे ही हम देखते थे ना, एक तो उनके एक चीज़ है, हाथ नहीं लगा देते थे हम। मतलब ये आज का हम सतीत्व पे भी आते हैं, जो कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हमारे शास्त्र प्रमाण के तौर पे। एक मोर पक्षी से मिलता है और एक टटेरी पक्षी से, जैसे हमने कहा कि अच्छा विषय है हमें समाज के भी इस चीज़ों को। तो हमारे पिताजी या बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर इसको अपने हाथ छू दिया ना तो फिर ये इनको स्वीकार नहीं करेगी। तो हम बड़ा ध्यान रखते थे, अगर कोई उसको बोलते थे, उसको जो अपना घोंसला बनाती थी तो टटीरी, तो वो आपने जो कही ना बारिश का, तो अगर वो नीचे ढलान की तरफ है तो भाई इस बार है ना बारिश कम होगी। बड़े बुजुर्ग एक संकेत कही, इस बार बारिश है ना कम होगी। तो मैं यही कहना चाह रहा था वो आपसे। ऊंचाई की तरफ, जैसे खेत है कोई भी, उसके ऊंचाई वाला हिस्से पे है तो कहते थे इस बार बारिश होने की खूब संभावना, इस बार खूब दान होगा। मतलब ये आपने क्या स्वतः आकलन था। देखिए, अब इस आकलन को अब यहाँ उठा के देखिए। हाँ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग प्रकृति से जुड़े हुए थे, वो जान लेते थे। तो उनके पास प्रकृति की हर संकेत को समझने की सूझबूझ थी। हाँ। और वो ज्योतिष को भी इसी तरह आकलन करते थे। मैं उदाहरण के लिए आपको एक छोटी सी बात करूँगा। मैं समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान रखता हूँ और उसको भी, इस विधा को भी साथ लेके चलता हूँ। तो हम लिख तो देते हैं फेस रीडिंग। फेस रीडिंग में खाली फेस नहीं आता है, आपके पूरे शरीर के हर भाव को देखा जाता है, हर स्टेप को नोटिस किया जाता है। अब देखिए, पत्रिका नहीं थी, आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ कि पत्रिका नहीं भी मिलाते थे तो क्या था। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, पत्रिका तब भी मिलाते थे हम। कैसे मिला रहे होते थे? क्योंकि हम स्वभाव नोटिस कर रहे होते थे, हम उसके व्यक्तित्व को देख रहे होते थे। पर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कहते हैं कि हम पत्रिका नहीं मिलान करना चाहते या हमने नहीं मिलाई है, हमारी लव मैरिज है, तो उसके बाद भी समाधान है। पर समाधान तभी है जब आप उस चीज़ को समझते हों और उसका आकलन करने वाले व्यक्ति से मिलें। अगर आपको ये नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है, तो आप समाधान किस चीज़ का करेंगे? ये कह देना कि आप चुप रहिए, संभव नहीं है। ये कह देना कि आप दूर रहिए, ये संभव नहीं है। ये कह देना कि आप ऐसा कर लीजिए कि आप कुछ ना कुछ जिसको पसंद हो वो करना शुरू कर दीजिए, तो भी नहीं होगा। आपको मूलतः उस कारण पे जाना होगा जिसकी वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर हम तीनों पीढ़ियों को उठा के देखें तो उसमें आज की पीढ़ी जो है वो मानती भी है और नहीं भी मानती। नहीं आचार्य, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमने थोड़ा बहुत शोध किया। वो भले ही शादी है भी, जब दो युवा आपस में हैं, दोनों अपने रोजगार पे हैं, एक साथ हैं, करनी भी चाहिए। जब मन मिल गए तो शादी भी करनी चाहिए। वो कहते हैं जब मन राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब क्या होता है, शादी भी करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब कुंडली मिला रहे होते हैं, या तो तब भी नहीं मिला तो हम कहते हैं मिलाओ ना, कम से कम उस विषय पे मत जाओ। अब मिला रहे हैं तो एक न एक, मतलब ये कई लोगों का ऐसा आया कि यार शादी हो गई थी, बच्चों ने शादी कर ली थी, हमने सहमति जता दी थी, अब कुछ थोड़ा है योग नहीं हो रहे, संतान योग नहीं हो रहे। ये नहीं कि उनके बीच अनबन हो रही है कि अब संतान सुख नहीं हो रहा है, या एक दूसरे के जॉब में या किसी कारण वो चीज़ें नहीं, मन नहीं मिल रहे हैं आपस में, तो ये क्या दिक्कत है? ज़रा कुंडली दिखा लीजिए। तो कुंडली बाद में दिखा रहे होते हैं और तब एक आधा कई बार ऐसा सहयोग होता है, एक मांगलिक निकला आता है। मैं वो मतलब एक समाधान वही चाह रहा था कि उनका भी चलो समाधान हो, जो हो गया सो हो गया, कम से कम है कि आगे तो समाधान मिले और एक मांगलिक नहीं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। मांगलिक जो है भी जिसकी पत्रिका, मांगलिक दोष भंग होता है। मैं उदाहरण के लिए लग्न में मंगल है, मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ। अब जब लग्न में मंगल होगा तो स्वभाव में उग्रता आएगी, व्यक्ति थोड़ा तुनक मिजाज होगा, जल्दी गुस्सा कर जाने वाला होगा, तो वो उसका निजी स्वभाव हो गया। ठीक है जी। अब जो सामने वाली पत्रिका है
वो उस मांगलिक दोष को भंग कर देती है, नहीं कर देती। उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, उसका शुक्र कैसा है, उसका बुध कैसा है, उसका बृहस्पति कैसा है, उसकी समझ बूझ कैसी है। एक व्यक्ति है कि मान लीजिए मुझे पता है कि मेरे साथी का स्वभाव गर्म है, वो जरा सी बात पे बिदक उठता है, तो मैं उस तरह का स्वभाव लेके चलूँगा कि मुझे समझना चाहिए कि मैं इसके साथ उतनी ही बात करूँ या वैसी ही बात करूँ जहाँ तक ये उसको बर्दाश्त कर सके, मैं इसे कंट्रोल कर सकूँ। दूसरा विषय, क्या मैं उसके उपाय कर रहा हूँ या मैं कोई उपाय कर सकता हूँ कि मैं अपने साथी के लिए उस चीज़ को संभाल सकूँ। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति, खास तौर पे एक पहचान उठा के देख लीजिए, मांगलिक व्यक्ति में एक दो स्वभाव आपको निजी तौर पे मिलेंगे, या आप परीक्षण करके देख लीजिएगा निजी जीवन में। मीठा और तीखा हमेशा ज़्यादा मिलेगा, या तो बहुत मीठा खाने वाला होगा या बहुत तीखा खाने वाला होगा। ये मंगल की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, पर ये दोनों में से एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सब कुछ चलेगा। साधारणतः ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति बहुत मीठा खाता हो या बहुत तीखा खाता हो, नॉर्मल चलता है। पर मांगलिक में ये जरूर विशेषता मिलेगा आपको कि वो या तो मीठा बहुत खा रहा होगा, एक ही तरफ चलेगा, या तीखा ही बहुत खा रहा होगा कि मिर्च मसाले बहुत पसंद होंगे, खड़े मसाले खाता होगा। तो अब आपको ये समझना होगा कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। अब इसके साथ में एक छोटी सी चीज़ और जुड़ जाती है जो ज्योतिष में, जिसके बिना कुछ नहीं है। खाली ग्रह गणना करते रहिए, आप सब कुछ देखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। हम रूम में बैठे हैं, यहाँ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर माइक भी है, लाइट भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है। हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ वेंटिलेशन है, मैं सांस भी ले पा रहा हूँ ढंग से नहीं। तो वास्तु यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ दिखाता है। अब मांगलिक व्यक्ति अगर उसका मंगल कहीं क्षीण होकर या ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, उदाहरण के लिए राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है या शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है, और वो लग्न में है और वो दक्षिण मुखी मकान में बैठ जाए, तो सोने में सुहागा। अब निश्चित तौर पर उसे क्रोध भी बहुत अधिक आने वाला है, उसका वैवाहिक जीवन भी खराब होने वाला है, और उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना भी होने वाली है। तो वास्तु सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। खाली आप मंगलिक को ही पकड़ के बैठते रहें तो वहाँ गलत हो जाएगा। आपको वास्तु भी देखना होगा, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति अगर दक्षिण मुखी मकान में बैठा है तो उसके लिए समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। यानी कि मांगलिक के लिए साउथ खराब है। मतलब ये तो मतलब गणना आपने हटके विषय बताया कि वास्तु से भी लेकर है, मतलब बहुत कम शायद ही किसी ने सुना हो कि वास्तु से भी आप जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कि हमें वास्तु का भी ध्यान रखना है। अब छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए, जहाँ पे भी आग लगती है, आप मेरे साथ चलिए, किसी व्यक्ति को भी शंका हो मेरे साथ चले, वहाँ पर दो चीज़ों की स्थितियाँ गलत मिलेंगी, बिजली के मीटर और पानी के मीटर दोनों गलत लगे मिलेंगे आपको। आग और पानी की व्यवस्था गलत होगी तभी जाके आग लगेगी, नहीं तो आग लग ही नहीं सकती। तो आचार्य जी, अब अपने मूल विषय पर मैं फिर से आता हूँ कि जैसे ही जन्म कुंडली आजकल लोग तुरंत बनवा लेते हैं, कोई मतलब देरी नहीं करते, और पता लग जाता है कि ये मांगलिक है, तो उस पर चिंतन कब करना चाहिए सही मजाक है? देखिए, मांगलिक पे मुझे तो लगता नहीं कि चिंता करनी चाहिए। हाँ, आपने जो कहा चिंतन, हाँ, वो कर सकते हैं आप, पर वो भी तब करना चाहिए या हमें तब उसके लिए चिंतित होना चाहिए जब विवाह के संदर्भ में वो कहीं दोष उत्पन्न करता हो। अन्यथा मुझे तो लगता नहीं कि मांगलिक दोष कोई दोष है। हाँ, मैं इसलिए क्या आचार्य जी, मांगलिक होना अपने आप में एक खुशखबरी है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये ब्रिगेडियर हो या पुलिस कमिश्नर हो या कहीं अच्छे ओहदे पे बैठा हो। मांगलिक होना इस तरह से भी है, क्योंकि हम मांगलिक कार्य की बात करते हैं। बिना मंगल के आप विवाह नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए, बिना मंगल के, मंगल भूमि है, आप पृथ्वी को देखें तो मंगल भूमि है। भूमि अगर उपजाऊ नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं कि धरती पे बीज उगेगा? तो प्रैक्टिकली आप बात समझें कि मंगल को दोष मानना सबसे पहले छोड़ दीजिए। चिंतन तो उस चीज़, चिंता करना और चिंतन करने में फ़र्क है। चिंता उस चीज़ की करी जाती है जब अनिष्ट होने वाला हो, और चिंतन उसके लिए किया जाता है जिस पे कुछ आगे और विचार किया जा सके, हम उसमें और कोई तरक्की कर सकें या कुछ और आगे मंथन करें। तो मैं कहता हूँ चिंतन तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि वो मांगलिक किस संदर्भ में है, लग्न में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, ये जानना जरूरी। और हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता। जिसका काम किसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? भ्रांतियाँ फैल रही हैं। आज हिंदू धर्म की बदनामी हम कई बार सुनते हैं कि हम दो बार त्यौहार निभाते हैं। जी, हम तिथि उदय नहीं जानते हैं, हम तिथि का अस्त होना नहीं जानते हैं,
हम जानते ही नहीं ग्रह नक्षत्र क्या है, और उसके बाद हम त्योहारों को इस तरह कह रहे हैं। त्यौहार तो एक ही था, आपने 2 बना लिए क्योंकि आपको ही समझ नहीं था कि आज बनाना है या कल। उदाहरण के लिए अक्सर आप सुनते होंगे रक्षाबंधन पे भद्रा लगी हुई है जी। जी जी। तो अभी हम आने लगा, भद्रा लग रही है, भद्रा लग रही है। हर पूर्णिमा पे भद्रा होती है। ओ, इसमें कौन सी नई बात हुई है, मुझे समझ नहीं आई। भद्रा काल थोड़ा सा होता है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का समय है। आपने उस समय में राखी नहीं बांधनी है, इतनी सी बात थी। हमने हुआ बना दिया उसको, ढोल पीट दिया कि इस बार की राखी बड़ी अहितकर है, इस बार राखी नहीं बांधनी चाहिए, भाइयों के लिए बड़ी ऐसी दिक्कत हो जाएगी, इस बार तो भद्रा लग रही। भाई कब नहीं लग रही थी, इसमें कौन सी नई बात कर दी आपने। अब जिसको ज्ञान है चंद्र ग्रहण दिन में लगे तो उसको मान्यता नहीं है, वो भारतवर्ष में मान्य नहीं है। हम भारतवर्ष के वासी हैं, भारत की गणना करेंगे। हाँ, ये पॉडकास्ट कोई अमेरिका में देख रहा हो तो वो अपने अनुसार उसको चेक कर सकता है कि अमेरिका में चंद्र ग्रहण लग रहा है क्या। अगर चंद्र ग्रहण दिन में लग रहा है तो वो मान्य नहीं है, उसका सूतक काल नहीं मान्य होगा। अगर सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है तो वो मान्य नहीं है कि जो चीज़ दृश्य नहीं है उस पर ग्रहण कैसा। हाँ, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं वो ग्रहण का प्रभाव दे रहा है, ये मान्य है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। राशियों पर उसका प्रभाव आएगा, पर उसके सूतक के नियम आप पर अप्लाई नहीं होंगे। मैं अब आपसे ये कहूँ कि साहब मेरठ के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से बाहर मत निकलिएगा, तो आप मुझे कहेंगे मैं तो दिल्ली में हूँ। तो नहीं, कर्फ्यू तो लगा हुआ है ना। तो आप कहेंगे या तो ये मूर्ख है या इसे समझ ही नहीं है कि कहाँ लगा और किसकी क्या गणना कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप मांगलिक की भी बात अगर कर रहे हैं तो पहले देख तो लीजिए, समझ तो लीजिए। हमने क्या किया, अपने आप को और कंफ्यूज कर लिया ज़्यादा ज्ञान पाने के चक्कर में। हमने एक को आचार्य माना, अगर आप बुरा नहीं मानिएगा, सभी सामाजिक व्यक्तियों से कहूँगा, ज्योतिष आचार्य को ऊपर बिठाया जाता था और नीचे बैठकर ज्ञान लिया जाता था। गुरुजी आदेश करें, आप ज्ञान दीजिए। जैसे भाव में हमारे अंतर आया, ऐसा ही ज्ञान में अंतर आ गया है। देखिए, कुंडली देखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं थी या समझने वाली बात नहीं थी, गणनाएं करना बहुत बड़ी बात है। मूल रहस्य आचार्य, जैसे कि आपने बताया कि मैं सब जानते हैं मांगलिक के बारे में, लेकिन जो मूल था कि चिंतन के समय अब होता क्या, जैसे ही हम अक्सर समाज में देखते हैं, जैसे ही पता लगा अब 20 साल तक मतलब माँ इस चिंतन में, मेरा बेटा तो मांगलिक है, उल्टा आपने कहा कि उसके लिए है योग, उसको खुशी मनानी चाहिए। इसका मतलब इसका योग है कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब जाने का। जैसे ही मांगलिक आ गया, ये कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ना कुछ करेगा। और प्रमाण है, ऐसे जितने भी लोग हमारे स्पोर्ट्स में हैं या आर्मी फोर्स में हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप प्रमाण इससे ही तो हम मानते हैं। जब प्रमाण सामने, तो आपने अच्छा मंथन किया कि जब विवाह का समय आए तब आप उस पर चिंतन करें, चिंता नहीं। आचार्य जी आपने बहुत सुंदर दी, इसके साथ वास्तु को भी जोड़ा और हमारे सामुद्रिक शास्त्र को भी जोड़ा। ऐसी और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो आपसे जानूँ। अगला जो विषय रहेगा ना आचार्य जी, हमारे जैसे 9 ग्रह हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सब मानते हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिससे सब लोग डरते हैं, तो समझ भी गए होंगे। और आप भी समय शनिदेव के बारे में आपसे बात करूँगा, खासकर उसकी 7.5 ढैया के बारे में अगली कड़ी में। आज आपने जो हमें जानकारी दी और आप आए, इसके लिए आपको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।